तो हाँ दोस्त, आपने नेपोलियन का मैंने अगले वीडियो में बताया था कि नेपोलियन के नए साम्राज्य में भी बड़ा साम्राज्य बनाया था। यहाँ तक आपने नोट कर चुके होंगे। और तीसरा चरण आपने देख ही लिया होगा, ये तीसरा चरण था। तीसरा चरण उदार गणतंत्रवाद का चरण ना, आपने इसे नोट भी किया होगा। अब आपको यहीं से नोट करना पड़ेगा ना, तो आप ध्यान से नोट करते जाएं। देखो इसमें थोड़ी सी है क्या कि आपको ये थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा कि मैं कैसे, थोड़ा समझ समझ के लिखना पड़ेगा ना। थोड़ी सी है कि और शुद्ध या फिर कहीं पे कटकुट ज़्यादा मात्रा में है, तो आपको देख के ही करना पड़ेगा। बल्कि मैं तो पढ़ ही रहा हूँ ना, तो पढ़ के आप नोट तैयार कर। और जो भी नए सदस्य हैं या जो भी नया मेंबर है वो हमारे वीडियो पर आए, वो तो मैं उन्हें कहूँगा पार्ट 1 से देखें, 1 2 3 4 5 6 7 तक। इस प्रकार से आप देखते आएंगे तो आपके नोट तैयार हो जाएंगे। मैं पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं तो आपको बस दिखा रहा हूँ और आपको पढ़ के बता रहा हूँ। तो वहाँ से आप जब चलेंगे ना तो 1 2 3 4 5 तो आपको नोट तैयार हो जाएंगे। और ये 1 महीने की है, 1 महीने में नोट तैयार हो जाते हैं ये। तो आप एक दिन में, या आप एक दिन में बैठ के नोट तैयार कर लो या 10 दिन में तैयार कर लो बस। चलिए ये देख रहा हूँ, नेपोलियन ने फ्रांस की क्रांति के बीच संबंध। चतुर्थ चरण नेपोलियन का युग था। नेपोलियन एवं फ्रांस की क्रांति के बीच संबंध, दोनों के बीच का संबंध बता रहा है। पक्ष में और विपक्ष में देखेंगे। क्रांति ने वह अवसर दिया था जिसका फायदा उठाकर नेपोलियन ने अपने को स्थापित किया, प्रतिभा के लिए रास्ता खोल दिया था। ये रास्ता है, खोल दिया था। नंबर 1, नेपोलियन ने क्रांति के आदर्श की रक्षा के नाम पर फ्रांस में अपने को स्थापित किया था। आदर्श के नाम पे फ्रांस में अपने को स्थापित किया। उसे नागरिकों के अधिकारों को बने रहने दिया। भले ही उसने व्यवहार में कटौती की, परंतु औपचारिकता में उसे बनाए रखा। यहाँ तक आप नोट कर लिए होंगे। उसने राजतंत्र को पुनः स्थापित किया। फिर से राजतंत्र है विपक्ष में। उसने निरंकुश तरीके का उपयोग कर लोगों की स्वतंत्रता में कटौती की एवं गुट पुलिस की सहायता से अपने शत्रुओं का सफाया कर दिया। गुट पुलिस की व्यवस्था की थी जिससे अपन उसके शत्रु। क्रांति का बल प्रत्यक्ष कर पर था। क्रांति का बल जो था वो प्रत्यक्ष कर पे था, जबकि नेपोलियन अप्रत्यक्ष कर पर बल देता था, या बढ़ेगी। नेपोलियन अप्रत्यक्ष कर पर बल देता था। ठीक है, आप यहाँ तक आपने नोट किया। ठीक, अब फिर यहाँ से संबंध दिखा रहे हैं ना आपको। अब यहाँ देखिए, यहाँ से फिर आपको नोट करना। हमको लग रहा है थोड़ी सी कैमरा में अगर धुंधलापन आता होगा तो भी आप जूम करके ही देखेंगे। जो भी यूट्यूब पे होंगे ना वो वीडियो जूम करके देखेंगे तो ही आपको वीडियो साफ नज़र आएगी, वरना साफ नहीं आएगी क्योंकि हमारी मोबाइल में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। नेपोलियन ने स्वतंत्रता एवं समानता की घोषणा से अपने को जोड़े रखा। यद्यपि स्वतंत्रता में कुछ कटौती की एवं समानता का अर्थ लगाया, अवसरों की समानता, आर्थिक समानता नहीं। नेपोलियन कोड में महिलाओं को पुरुषों के अधीन किया गया। ये अधीन किया गया, ठीक है, अधीन किया गया एवं परिवार के मुखिया को विशेष शक्ति दी गई। महिलाओं को पुरुष के अधीन कर दिया गया और मुखिया पे बल दिया गया। नेपोलियन ने घोषित रूप से में गणतंत्र से संबंध बनाए रखा। घोषित किया कि ये गणतंत्र है। क्रांति ने चर्च पर नियंत्रण लगा दिया था, परंतु नेपोलियन ने रोम के पोप के साथ एक समझौता कर चर्च की शक्तियों को पुनः बहाल कर दिया। लेकिन नेपोलियन ने क्या किया? रोम के पोप के साथ समझौता किया और चर्च की शक्तियों को पुनः बहाल कर दिया। क्रांति के द्वारा स्थापित जनमत संग्रह की पद्धति को उसने अपनाया तथा उसने राजतंत्र को बनाए रखने के लिए भी उसका उपयोग किया। यूरोप में भी उसने क्रांति के बिगड़े हुए आदर्श को प्रतिनिधित्व किया तथा उसने स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्श को साम्राज्यवाद एवं सैनिक गौरव की ओर मोड़ दिया। फ्रांस से बाहर यूरोप में भी एक क्रांतिकारी तथा क्रांति के प्रतिनिधित्व के रूप में उसने पहचान बनी थी। आप यहाँ तक नोट किए होंगे। हम देखते हैं नेपोलियन ने यूरोप में किस प्रकार का परिवर्तन लाया। अब देखना है कि नेपोलियन ने यूरोप में किस प्रकार का परिवर्तन लाया। चलिए, वह जहां भी गया वहां उसने सामंतवाद को समाप्त किया।
नेपोलियन कोड को लागू किया तथा चर्च पर नियंत्रण स्थापित किया। इस कारण संबंधित क्षेत्र में आंतरिक एकता कायम हुई। सामंतवाद को खत्म किया, चर्च पर नियंत्रण लाया और आंतरिक एकता कायम हुई। उसने इटली एवं जर्मनी जैसे विभाजित क्षेत्र को पूर्ण संगठित कर दिया। इटली और जर्मनी को विभाजित राज्य था, उसे संगठित किया। अनजाने ही उसने यूरोप में क्रांति की विचारधारा फैला दिया। अनजाने में ही उसने पूरे यूरोप में क्या किया था? क्रांति की विचारधारा फैला दिया। देखिए अब यहां से आपका है, नेपोलियन के साम्राज्यवाद का आंतरिक विरोधाभास क्या था? फ्रांस की क्रांति के आदर्श एवं नेपोलियन के साम्राज्यवाद की सच्चाई के बीच विरोधाभास। सच्चाई के बीच विरोधाभास। एक नंबर, नेपोलियन के साम्राज्यवाद तथा फ्रांस की क्रांति से उत्पन्न राष्ट्रवाद के बीच टकराहट। पहला क्वेश्चन, नेपोलियन का साम्राज्य अस्थायी सिद्ध हुआ परंतु उसके सुधार ग्रेनाइट पर रखे हुए थे। परीक्षण कीजिए। इस प्रश्न से 2 भाग हैं। प्रथम भाग में ऊपर के 2 पॉइंट लिखना है भाई, ठीक है। इसके 2 पॉइंट लिखो। देखो लिखते लिखते ना आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन लिखते लिखते। इसमें नेपोलियन के सुधारों के प्रभाव को बताना, नेपोलियन ने क्या क्या सुधार किया था इसको बताना। नेपोलियन कोड, हमारे लोग 40 युद्ध के विजय को भूल जाएंगे। नेपोलियन का कहना था कि 40 युद्ध मैंने जीता, उसको लोग भूल जाएंगे लेकिन हमारे कोड को नहीं भूलेंगे। लेकिन नेपोलियन के पश्चात न केवल यूरोपीय देश बल्कि मुस्लिम राष्ट्र तुर्की ने भी नेपोलियन विधि संग्रह से प्रेरणा ली। ये भी लिखना है आपको पॉइंट। यूरोप में नेपोलियन के सुधारों का परिणाम था उदारवाद एवं राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के यहाँ पे आपको के विचारधारा का प्रसार जिससे वियना कांग्रेस भी नहीं दबा सका। राष्ट्रवाद का विचारधारा का प्रसार जो हुआ था, जिस प्रकार ने नेपोलियन फैलाया था, उसे क्या प्रकार दबा नहीं पाया वियना कांग्रेस। आपको वियना कांग्रेस आगे बताया जाएगा क्या था। फ्रांस की क्रांति की विरासत तथा महत्व। अब फ्रांस की क्रांति से विरासत और उसका महत्व देख लेते। उदारवाद एवं राष्ट्रवाद की विचारधारा का प्रसार एवं उद्भव। राजनीतिक में जनभागीदारी, गणतंत्रवाद, प्रजातंत्र एवं समाजवाद जैसी विचारधारा। प्रजातंत्र एवं समाज जैसी विचारधारा। मानव अधिकार और व्यक्ति अधिकार की उद्घोषणा। राजनीति में दक्षिण पंथ एवं वाम पंथ की अवधारणा। जनमत संग्रह की पद्धति। धर्मनिरपेक्षता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रोत्साहन। उपनिवेशों पर प्रभाव। लैटिन अमेरिका राज्यों की स्वतंत्रता। भारत में राजा राम मोहन राय और टीपू सुल्तान के विचारों पर प्रभाव। ये आपका क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। अमेरिकी क्रांति एवं फ्रांस की क्रांति ने किस प्रकार आधुनिक विश्व की आधारशिला रखी? 100 उदाहरण उत्तर दीजिए। अब फिर इसका आपको उत्तर देना। राजनीतिक में भागीदारी, लिखित संविधान अमेरिका की, गणतंत्रवाद आपने देखा, धर्मनिरपेक्षता देखा, मानव एवं मानव के अधिकारों की बात की गई, उपनिवेश पर प्रभाव एवं राष्ट्रवाद का प्रभाव एवं प्रसार हुआ था। ये सारे पॉइंट आपको दिखने को मिल रहा था ना। इसी पॉइंट को आपको न मार के लिखना है कि अमेरिकी क्रांति और फ्रांस की क्रांति किस प्रकार विश्व को आधारशिला बना दी। सारे लोगों को ये जरूरत थी, जो अमेरिका में लोगों को जरूरत महसूस हुई और फ्रांस के लोगों को जरूरत पड़ी। जब वहाँ के लोगों की ये सुविधा मिलना प्रारंभ हुआ तो सारे राष्ट्र में मांग उठा रखा था, हमें भी ये सब चीज चाहिए। तो इस प्रकार से अमेरिका और फ्रांस की क्रांति विश्व की क्या बना था? आधारशिला बन गया था। अब देखिए ये आपका हो जाता है फ्रांस की क्रांति के पश्चात का यूरोप 1815 तथा उसके बाद की राजनीति। ये देखिए ये माइंड मैप है आपको, इसे आप तो नोट बिल्कुल कर लेना, क्योंकि आपका माइंड मैप जो नोट है ना, इससे आपको लिखने का तरीका पता चलता है। कुछ
अनुदारवादी लिखिए, ये पता चल गया। अन्य शक्ति ब्रिटेन परस्पर्शा परसा है, तो ये सब आपको लिखने के बाद ना पता चल जाता है, तो इसे आप नोट कर लेना। फ्रांस की क्रांति के पश्चात का यूरोप तथा 1815 उसके बाद की राजनीति, वियना कांग्रेस, चौथुत गुट। अनुदारवादी शक्ति है, मैं पढ़ देता हूँ। अन्य शक्तियां ब्रिटेन प्लस परसा है। अनुदारवादी शक्ति में ऑस्ट्रेलिया और रूस आएगा। अब इसी से बनेगा भाई, इसके बीच से वियना कांग्रेस का लक्ष्य और उद्देश्य देख लेते हैं। ये वियना कांग्रेस, इसी से ना वियना कांग्रेस का लक्ष्य और उद्देश्य देख लेते हैं। लक्ष्य क्या था? वेस्टफेलिया पद्धति को पुनः स्थापित करना। वेस्टफेलिया की संधि आपको पढ़ा चुका हूँ, नोट कर लिए होंगे, उसे आप फिर से देख लेना। बदलाव एवं परिवर्तन को रोकना। शक्ति संतुलन वर्ग बनाए रखना। परिवर्तन की शक्तियों के द्वारा चुनौती, तो बदलाव एवं परिवर्तन को रोकना। अब देखिए, इससे दो भाग में बटा। वैचारिक कारक देखेंगे, उदारवाद एवं राष्ट्रवाद देखेंगे, इधर भौतिक कारक औद्योगिक क्रांति देखेंगे। इन दोनों को मिलेगा राष्ट्रवाद, औद्योगिक क्रांति। तो 19वीं सदी की क्रांति में आपको 1820 के दशक, 1830 की क्रांतियां, 1848 की क्रांतियां, 1848 से 48 की क्रांतियां, क्रीमिया का युद्ध, इसी में लिखना है आपको। जब ये दो भाग में बांटेंगे तो उदारवाद की दिशा में परिवर्तन, इसको यूरोप के कुछ देशों में अन्य संविधान का स्थापित होना, यूरोप के अन्य देशों में अन्य संविधान के स्थापित होना। राष्ट्रवाद की दिशा में प्रगति, इटली एवं जर्मनी। ठीक है, यह है प्लेटो। अब देखते हैं, ये प्लेटो है, इधर से इसे पलटना पड़ेगा भाई। ठीक है, बस वहां पे सिर्फ प्लेटो ही लिखा हुआ था, आप उसे नोट कर लेना। अब यहां से स्टार्ट होगा इटली एवं जर्मनी। 19वीं सदी के यूरोप में उदारवाद की तुलना में राष्ट्रवाद अधिक प्रभावी। तो मुझे लग रहा है दोस्तों, ये कल आपको अगले वीडियो में अगर हम आपको बताएं तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसे अगले ही वीडियो में बताएंगे, तो मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसे मैं कल आपको नोट करवाऊंगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ ताकि दूसरे लोगों तक पहुँच जाए। देखिए, इसमें थोड़ी सी कैमरे में प्रॉब्लम होती होगी, तो आप बिल्कुल न घबराएं। तो भी आप हमें, मैं जो पढ़ा हूँ उसको आप समझ के आप पढ़ सकते हो। भले हमारी बात को ना सुना तो पॉज करके आप नोट कर ले सकते हो। आपके नोट तैयार हो जाएंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के। मणिकांत सर का आपको कहीं जाने की चाहिए, बस सर का नोट्स पढ़िए और किताब पढ़िए और उनसे मैच करवाइए। मैच करने से क्या होगा, मैच करवाओगे ना तो बहुत से आपके टॉपिक ध्यान में रहेंगे, माइंड में रहेंगे कि मुझे क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। तो देखिए, ये इतने सारे मैंने टॉपिक आपको करवाए ना, तो आपको माइंड में रहेगा। मैच करवाने से बुक को पढ़ रहे हैं, उसके बाद मैंने आपको कई बार बताया हूँ कि ये जब पढ़ लेने के बाद टेस्ट सीरीज अगर आपको मारना है तो टेस्ट दे सकते हो आप। इसमें क्या दिक्कत है। ये बुक है प्रिम्स का, ये भी मणिकांत सर का है, डिस्ट्रिक्ट का बुक है। तो मैं तो कहूँगा ये 2600 अभ्यास प्रश्न पत्र है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको। अगर आप इसे मंगवाना चाहेंगे तो आप हमें बोल देना, मैं आपको क्या करूँगा, पार्सल के जरिए, कोरियर के जरिए पहुंचवा दूंगा। ठीक है ना, तो ऑनलाइन भी तो मिलते हैं, सस्ते ही मिल जाएंगे। पार्सल में आपको ज़्यादा पैसे भी लग जाएंगे। तो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें, क्योंकि अन्य लोगों तक जाएगा तो मैं सोचता हूँ हर लोग सिविल सेवा क्षेत्र में कम से कम नहीं आए तो कम से कम उनकी बुद्धि क्षमता तो बढ़े, वो देखे तो हमारा वर्ल्ड कैसा था, फैस किस प्रकार हुआ, हमारी रचना किस प्रकार हुई वर्ल्ड की। तो चलिए, आपको तब तक के लिए थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना।